साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में हम देखेंगे कि 71 के योद्धा जो आज समाज में जी रहे हैं, उनके साथ में उनका जीवन स्तर क्या है, किस तरह से मतलब वो है, क्योंकि अभी हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मना रहे हैं, उसी विजय दिवस की याद में। दूसरा हम देखेंगे कि भाई देश का असली हीरो जो है, क्या वो सैनिक है या फिल्म सिटी या फिल्मी जगत है। और तीसरा हम देखेंगे आंदोलन कौन सी राह पे जा रहा है, होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। साथियों, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। वहाँ का एक सैनिक जो 71 का लड़ाई लड़ा हुआ, जिसके टांगों में गोलियां लगी हुई, सेलिंग लगी हुई, अजमेर में वहाँ के विभाग ने, एडीए ने मिलके और सरकारी तंत्र का साथ लेके और वहाँ के भूमाफिया ने उनके जो मकान प्लॉट जो थे, रातों रात जो खाली जगह थी उसको बाउंड्री बना के और मतलब कब्जा कर लिया। जबकि वो बंदा 22 के अंदर पहले उनका जब हुआ था तो उस टाइम के तत्कालीन जो कलेक्टर और एसपी थे उन्होंने उनका साथ दिया और सब कुछ ठीक ठाक हुआ। लेकिन वो लोग इंतजार करते रहे कि भी कैसे भी करके ये दोनों निकले, क्योंकि इनके पक्ष में था उस टाइम सरकार। और जब कोई दूसरा आए, कोई ऐसा भ्रष्टाचारी आए सरकार के, सरकार में भ्रष्टाचारी होते हैं ना, भ्रष्टाचार शब्द सरकार से तो उत्पन्न हुआ है। तो भ्रष्टाचारी आए और वो मतलब भ्रष्टाचार लेके और ये काम कर दे, तो आप सोचिए कि जब जिसका पट्टा बनने जा रहा था उसको बोला तेरा सीमांकन करवाएंगे, और सीमांकन ना करवा के 2 साल निकाल के और मौका दे के जब वो एसपी और कलेक्टर चले गए तो तत्काल है जो रातों रात वहाँ पे दीवार खड़ी करके कब्जा कर लिया। अब ये तो है 71 के सैनिक की कंडीशन कि सरकार गुंडों पे हाथ रख के और वो गुंडे कब्जा कर रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि ऐसे इस देश में हजारों सैनिक है जिनके साथ ये घटनाएं घट रही है, लेकिन कहीं बाहर नहीं आ रही है। कहीं मारपीट हो रही है, कहीं लूटमार हो रही है, कहीं उनके साथ में और विवाद हो रहा है कि जमीन का, जायदाद का, बेटे का, बेटी का, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं आ रही है। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जैसे मतलब हर एक की एक सुरक्षा पॉलिसी होती है। हम पूरा जीवन समाज से अलग थलग रहते हैं। जब हमारा विकसित दिमाग होना होता है तब हम सेना में चले जाते हैं, और हमारा पूरा दिमाग जो विकसित होता है वो सेना में ही होता है। फिर वो इस तरह से डिसिप्लिन, अनुशासन, सच्चाई और वो कठोरता के साथ में होता है कि हम जब समाज में आते हैं तो समाज हमें स्वीकार नहीं करता है। और फिर हम जो सच बोलते हैं, जो कि समाज के अंदर तो वो पांचों चीज़ें ना कि झूठ, फरेब, ये चोरी जारी सब कुछ चलता है। सैनिक के साथ ये चलता नहीं है। वो सच बोलने से चूकता नहीं है, और जब नहीं चूकता है तो वो समाज का दुश्मन हो जाता है, और फिर समाज उसको दंडित करने के लिए कहीं न कहीं से कोई न कोई षड्यंत्र रच देता है। ऐसे कई सैनिक हैं जो सिविल के अंदर आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और सरकार ने उनका कोई साथ नहीं दिया। तो क्यों ना एक ऐसा कानून भी बना जाए कि जैसे कि हमारे जैसे सैन्य अधिकारी है वो 63 के बाद में आते हैं, 60 साल के बाद में आते हैं। हमारे जेसीयू रैंक है वो अमूमन 55 के आसपास में आता है। एनसीयू जो हमारे हैं हवलदार वगैरह वो भी 40 से नीचे नहीं आते हैं। बाकी रही बात नायक और अपने सिपाही की, तो वो लोग 35-36 से पहले चले आते हैं। लेकिन कम से कम आज हमारी सुरक्षा के लिए सरकार को क्या एक संसद में बिल नहीं लाना चाहिए कि पूर्व सैनिक की रक्षा के लिए हम ये बिल लेके आ रहे हैं, और उसके अंदर वो सारे मतलब तथ्य बिंदु हो जो उसकी जान, माल, प्रॉपर्टी सबकी रक्षा करे, और एक चैनल पैनल कुछ भी हो कि जिसकी सुनवाई उस तरीके से हो। आज ये मांग है इस देश की कि सैनिकों के साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि हो सके तो आप सैनिक सुरक्षा कानून जो पूर्व सैनिक है उसके लिए संसद में बिल लेके आएँ। ये हमारी मांग है। दूसरा, देश के हीरो जैसे अपने प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं अपने मुंह से, और उनको सुनते हुए हमारे को 11 साल तो ये इधर हो ही गया है। और जब
गोधरा कांड हुआ था तब भी उनको वहाँ आर्मी ने ही आके उनकी सरकार को बचाया, उनकी पब्लिक को बचाया और गुजरात का दंगा को रुकवाया। तब भी वहाँ सेना ही काम आई थी और सेना ने जाके उसको कंट्रोल किया था, नहीं तो आधा गुजरात जल गया होता। लेकिन मतलब वो बोलते हैं कि इस देश का असली हीरो सैनिक है। अगर इस देश का असली हीरो सैनिक होता तो पीएमओ से 14 महीने तक वो इंतजार करता रहा जंतर मंतर पे कि आवाज़ आए, बुलावा आए और हम जाके पीएम से मिले, या पीएम खुद ना मिले तो कम से कम एक कैबिनेट का जो भी 4 बंदे हमें दे दें जो हमारी बात सुन सके, उन तक हम सरकार तक भी सरकार डिटेल कर दे, नुमाइंदे उनसे हम अपनी बात कह सकें। हमने कोई धन दौलत ट्रेजरी नहीं मांगा था, हमने सिर्फ अपना न्याय मांगा था कि हम सच्चे हैं तो आप संज्ञान ले लो, सच्चे नहीं हैं तो छोड़ दो। ऐसा नहीं था कि ये हमारा कोई ऐसा कट्टर वो था कि हम तो यही करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। हमारा शांति प्रिय सांकेतिक ढंग से हमारा आंदोलन चला, जिसमें एक ही मांग थी कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट के 3 जज डिटेल कर दो, वो हमारी बात सुन के सरकार को रिपोर्ट दे दे, हम सही हैं तो आप उसको ठीक कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी ने ये नहीं बोला कि आप उनकी तनख्वाह काट लो, हमें दे दो, या ये सिविल के बराबर कर दो, वो कर दो, ये कर दो, ऐसा कोई हमारी मांग नहीं थी। हमारी यही थी कि जो मतलब अन्यायपूर्ण तरीका है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। अब क्या 71 की जो मतलब सारी विधवाएं जिंदी बैठी है या जो लोग जिंदे बैठे हैं उनकी पेंशन के साथ में ORP3 में न्याय हुआ? क्या सरकार छाती ठोक के बोल सकती है? ये विजय दिवस तो मना रही है, मनाओ, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, आप जो मर्जी करो। क्या उनको उनका हक सही में मिला है, इसका देखने का मतलब कर्तव्य किसका है? अगर 16 दिसंबर हम मना रहे हैं विजय दिवस और वो उसमें मना रहे हैं कि भाई हमने 71 में ये लड़ाई जीती थी, तो वो जो जिंदे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो किस हालत में है, क्या 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्योंकि वो तो नौकरी करके पेंशन वाले बुक में है, तो आपके 5 केजी अनाज के हकदार भी नहीं है, 5 केजी अनाज के हकदार भी नहीं है। वो तो हर सरकारी मतलब जो भी है सुविधा उससे वो वंचित है, क्योंकि वो सरकार से पेंशनियर है, उनको लागू ही नहीं है। तो उसको फिर भी उनको उनका वेलफेयर देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? लेकिन ये दुख के साथ करना पड़ रहा है कि पीएमओ से फिल्म सिटी में, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ ये गलत है, राज कपूर साहब को नमन है कि उन्होंने मेरा जूता है जापानी बेबी दिल है हिंदुस्तानी गाने के मार्फत पूरे विश्व पे राज किया है। लेकिन एक पर्दे का हीरो और एक जान दे के तिरंगे के को खींचने वाला हीरो में बहुत फ़र्क होता है। क्यों कि कभी कभी मतलब होता है ना कि मैंने कोई फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की या नाना पाटेकर की, कि भाई तुम्हारे फिल्म के अंदर ऐसा होता है कि उसमें रीटेक मिलता है, हमारे सेना के अंदर रीटेक नहीं मिलता है, एक ही टेक मिलता है, ठोक दिया तो बच गए, नहीं ठोक दिया तो अगला आपको ठोक देगा। तो आज उनके परिवार को पीएमओ से 100वें जन्मदिन पे पीएमओ से मतलब जब गया है, निमंत्रण गया है, प्रधानमंत्री जी ने भेजा अपना सिग्नेचर करके, आप लोग आइए और मेरे से मिलिए। और जब से वो निमंत्रण गया तो उस घर के अंदर मतलब वो खुद बता रहे कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से कैसे बात करेंगे। और यहाँ 14 महीने बैठे हुए हैं अपने अन्याय के लिए। कम से कम 2 आदमी को बुला के बात कर लेते, वो 5 मिनट ही कर लेते तो भी हमारे कलेजे में ठंडक पड़ जाती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पूर्व सैनिकों की लाज रख ली, इज्जत रख ली और हमसे 2 मिनट बात कर ली। फैसला होता नहीं होता वो दूर की बात है, लेकिन हमारे दिल के अंदर जो हमने 13 में आपको जो समर्थन दिया था पूरे सैनिकों ने तन मन धन से, तो वो आज हमारे कांटे की तरह चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है? कि सिर्फ आप जो हमारे साथ जो ये अलगाववाद पैदा कर रहे हैं कि सैनिक, पूर्व सैनिक को आप सैनिक मानते नहीं, पूर्व सैनिक को आप अपना नहीं मानते, आप उसको अपना एक तरह से दुश्मन ही मानते हैं। क्योंकि जिस तरह से पूर्व सैनिक को मतलब चारों तरफ से, इधर से अधिकारी लगा दिए तोड़ने के लिए, उधर से सरकारों लगा दिए, उधर से परिषद को लगा दिया, उधर से मतलब अपना संघ को लगा दिया, इधर से मतलब प्रकोष्ठ बना दिए और मतलब अपना परिवार करके, तो आपके परिवार है, फौजी भी आपको चाहते हैं, वो आपके परिवार में दाखिल हो गए, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना सैनिक परिवार छोड़ के आपका परिवार बन गए। उन पूर्व सैनिकों से भी आपने 2 मिनट मुलाकात करने का नहीं समझा। कल आपने 1 घंटा
है जो मतलब पूरा उनको दिया कपूर फैमिली को, और उस घंटे 1 घंटे में से उनको 45 मिनट दे देते, 15 मिनट इन सैनिकों को दे देते, तो आज आप हमारे सर का फिर भी ताज ही होते हैं। लेकिन वो कहा ना कि समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। भीला ने लूटी गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। तारिका डूबने लगी, गोपियों को वृंदावन पहुंचाना था, और वही अर्जुन था, और वही बाण था, और वही तीर कमान थे। समय बड़ा बलवान था और भीलों ने गोपियों को लूट लिया। सब वक्त कल क्या करेगा कोई पता नहीं है। यही जो आपको चाहते हैं, कल को आपको उठा के दूसरी कुर्सी पे बैठेंगे जैसे आडवाणी जी बैठे हैं, और आप भी इसी तरह किसी कुर्सी पे बैठे रहोगे, और शायद तब कोई आपको भी एक सॉल दे के चला जाएगा। शायद मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दिन हर एक के मतलब ज़िंदगी में आता है। वाजपेयी जी के आया, आडवाणी जी के आया, बाकी जितने तो सीनियर लीडर सबके आया, और आपके भी आएगा, आपके भी आएगा, ठीक है ना। हाँ, वो नसीब वाले थे इंदिरा जी, राजीव जी, जिन्होंने सीने पे गोलियां खा के अपने देश के लिए जान दे दी। अब चाहे आप उनको कुछ भी कह दो, उनके परिवार को चोर कहो, लुटेरों को, हम नहीं कहते हैं, नेहरू जी कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, लेकिन जिन्होंने गोलियां खाई है वो तो खाई है। जिनकी इतनी इतनी बोटी हुई है वो तो हुई है। तो वो क्या हमारे दुश्मन तो नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री थे। हम गर्व के साथ के भारत के 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने शहादत दी खुलेआम। तीसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो है, जो मतलब एक षड्यंत्र का मतलब शिकार हुआ, और वो भी जो अच्छा था वो भी चला गया। हम आपसे कोई वो नहीं बोल रहे हैं मतलब कि आपने हमारे को समय क्यों नहीं दिया, लेकिन जब आपने फिल्म सिटी वालों को अगर राज कपूर साहब की 100वीं जयंती पे ये दे दिया, तो फिर हमने क्या कसूर किया था। खैर कोई बात नहीं, आप महान हैं, महान रहोगे, लेकिन एक दिन आपकी ये महानता आपको, आपके 2-2 लड़ा आंसू चलेंगे, लेकिन पहुंचने वाला कोई वहाँ पे होगा नहीं। क्योंकि हम सैनिक के क्या करें, हमारा जो अंतर दिल दुखता है, तो उसमें से अब दुआ तो निकलने से रही। जो माँ बहन बेटी को यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान में देखते हैं, उनकी क्या हालत है, जो 71 वालों की, तो फिर हम रोक नहीं पाते अपने आप को। अब रही बात अपने आंदोलन की, तीसरी ओर आ गई, कोई आगे नहीं आया। लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह पहले भाई अरबाल ने साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण, साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण, वैसे पंजाब में जितनी भी कमेटियां हैं सब साबका ही है, लेकिन वो तरन तारण का जो अरबाल है, उसने जब से वीडियो डाला है, तब से जो हमारे तरन तारण में पहले काम कर चुके हमारे भाई, जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और अब एडवोकेट भी है वो साथ में, और बहुत अच्छा उनका चैम्बर मैंने देखा था ऑनलाइन, बहुत अच्छा चैम्बर है। आज वो मतलब अभी सब सैनिकों की, चाहे वो आंदोलन से करे या कोर्ट केस से करे, लेकिन अब कम से कम साबका के पास में एक अच्छा वकील भी हो गया। हमेशा बोलते थे कि उनके पास वकील है, वकील है, वकील है, लेकिन सबसे तगड़ा वकील तो अब साबका के पास में है। और अब हमें ये भी था कि उस टाइम बोलते थे कि भाई ये सब दिखावटी नौटंकियां हैं इनका वो करने के लिए, तो ये दिख रही है कि भाई ये नौटंकियां कैसे हैं। अब भाई हरपाल ने बोला कि आप लोग कोई आ जाओ। अरे हरपाल जी, कोई आना होता तो अभी तक क्या उसको ढोल नगाड़े से या कुंकू पत्री, या हमारे राजस्थान में बोलते कि पीले चावल देने पड़ते क्या? कोई नहीं आने वाला है। आप करते रहो इंतजार, आपसे होता है तो पहले की तरह आप शुरू करोगे तो फिर पीछे आ जाएंगे, आगे आने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। ये आप दिमाग से निकाल, आपने पहले किया है उसके लिए आपको साधुवाद है, धन्यवाद है। पूरे देश के पूर्व सैनिक आपके कर्जदार है, जो आपने वो अलग जगाई है उसके लिए कर्जदार है। लेकिन अब आप सोचो कि और कोई आके, और आप चाहे कितने भी 500 का, 1000 का नहीं, 25,000 का एफिडेविट दे दो, आगे कोई नहीं आने वाला। आप कर सकते हो तो आप आगे आ जाओ, क्योंकि अब जब से आपने वीडियो डाला है, तब से जो आपकी 4-5 लोगों की जो मर्त आत्माएं थी, वो बिल्कुल ही मतलब कहीं अंदर हो गए थे, उनके वीडियो ही नहीं आते थे। अब वो भर के दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियो फर्स्ट क्लास डाल रहे हैं, और फर्स्ट क्लास अभी चल रहा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। अब नाम क्या लें, ठीक है ना, चल रहे हैं, लेकिन ये आप ही को करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखते हैं सुबह
मालिक अगर जगाएगा तो सब कुछ ठीक है, ना जगाए तो उनकी मर्जी। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ बताइए, क्या परेशानी आ रही है? मैं 1971 भारत पाक युद्ध का योद्धा हूँ और 1971 3 दिसंबर की रात को हमारी रेजिमेंट में फाजिल्का में 1 इंच पीछे नहीं थी। रात भर हमारे ऊपर बमबारिंग होती रही और मेरे भी सेल लगे हैं, ये देखिए, ये गोलियों के निशान। इसके बाद में भी हमारी उस समय में हमें 15-15 बीघा जमीन देती थी सरकार, लेकिन आज सरकार के पास जमीन नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी खरीदी हुई जमीन के ऊपर एडीए के गुंडों ने, गुंडे ही कहूँगा क्योंकि गुंडों, माफिया गुंडों के साथ मिलकर के उन्होंने कूटनीतिक से फर्जी तरीके से उनके नक्शे पास करके और मेरी जमीन के ऊपर इन गुंडों के साथ मिले हुए एडीए के गुंडों ने, पटवारी और तहसीलदार ने मेरी जमीन के ऊपर बाउंड्री वाल करवा दी है। अब और यहाँ पे मैं प्रशासन के पास आया हूँ, वही 2022 में भी इसी तरीके से मेरे साथ में गाली गलौज किया था इन्होंने। मैं कलेक्टर महोदय के पास आया था, हंसदीप साहब के पास में, उन्होंने को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उस समय के तत्कालीन एसपी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा अभी तुरंत जा करके कमिश्नर के पास, भैया एडीए के कमिश्नर के पास, कि अभी जाओ और पट्टा बनवाओ पहले इस जमीन का, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप इसके मालिकाना हकदार हो। मैं गया, उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं गया और उन्होंने, एडीए ने तुरंत तहसीलदार आबिद अली खान को और पटवारी को, हेमचंद गहलोत को भेजा। वहाँ पे भेज करके मौका नक्शा किया, उसकी कॉपी है मेरे पास में लिखी हुई, वो कॉपी अभी दिखाऊंगा आपको। उन्होंने मेरे प्लॉट पे कहा कि इस पर आपका कब्जा होगा है और इसका आपको पट्टा देंगे, लेकिन भूमाफियों की मिली भगत से उन्होंने कहा इसका हम सीमाजान करवाएंगे। और 2.5 पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हमने एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करे कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा रखा है। आदरणीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया, राज कपूर के बर्थडे, 100वीं बर्थडे पे अवसर पे हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी, आपका स्वागत करने का